पोस्टवार्ड आइसोलेशन मेथड। पोस्टवार्ड आइसोलेशन मेथड, पोस्टवार्ड आइसोलेशन मेथड। हो गया। लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, let us consider a general reaction कि A प्लस B प्लस C देता है प्रोडक्ट P। सीडो ऑर्डर एक्स ए, एक्स माना गया किसके लिए? ए के लिए। ठीक, कितने सापेक्ष लिखा है? विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के लिए एक्स ए। यह कब होगा? व्हेन बी एंड सी आर इन एक्सेस। इसी तरह से सीडो ऑर्डर लिखा जाएगा एक्स बी के लिए विथ रिस्पेक्ट टू बी। कब? व्हेन ए एंड सी आर इन एक्सेस। इसी तरह से सीडो ऑर्डर लिखा जाएगा एक्स सी विथ रिस्पेक्ट टू सी। कब होगा यह? व्हेन ए एंड बी आर इन एक्सेस, जब अधिक मात्रा में होंगे तब। ठीक, अब होल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना हो, सबका जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो होल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, होल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, जोड़ना पड़ेगा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी। इन्होंने एक एक के विषय में सिखाया। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सिंथेसिस ऑफ HI। सिंथेसिस ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर इसको देखा जाए कि इसका रिएक्शन है H2 प्लस I2 देता है 2HI, इनका रिएक्शन। ठीक, अब इनका अगर मेथड अप्लाई किया जाए तो सीडो फर्स्ट ऑर्डर होगा इसके सापेक्ष, सीडो फर्स्ट ऑर्डर होगा इसके सापेक्ष। लेकिन अगर होल रिएक्शन देखा जाएगा तो सेकंड ऑर्डर होगा। क्या होगा? सेकंड ऑर्डर। तो सिंथेसिस ऑफ HI, सिंथेसिस ऑफ HI is pseudo first order with respect to H2 and pseudo first order with respect to I2। that is, अगर सीधे का लिखा जाए pseudo फर्स्ट ऑर्डर, तो इसका मान लीजिए एक्स से इसका एक्स बी, तो एक्स से कहा जाएगा। ठीक ना, जो क्या माना जा रहा है? फर्स्ट ऑर्डर पर विथ रिस्पेक्ट टू H2। कंडीशन क्या होगी? व्हेन I2 इज इन एक्सेस, अधिक मात्रा में होगा। इसी तरह से सीडो फर्स्ट ऑर्डर होगा एक्स बी, यह भी फर्स्ट होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू I2, लेकिन कब? व्हेन H2 इज इन एक्सेस। इसका नियम अपनाइए तो होल ऑर्डर ऑफ
को जोड़ना पड़ेगा। तो वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन XA प्लस XB होता है, ये B1 ये B1 यानी कि 2। इसका मतलब सिंथेसिस ऑफ HIEG सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग, रेडियो एक्टिव डीके जो होता है वो हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। लाइक मान लीजिए कह रहा है रेडियो एक्टिव डीके प्रूफ करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक। तो लेट अस कंसीडर ए रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके CAY टेक्स एज फॉलो। ऐसे हो रहा है, वो कह रहा है कोई सब्सटेंस रेडियोएक्टिव ए है, वो 2 का प्रोडक्ट पी देता है, ठीक। जब शुरू नहीं हुआ होगा तो उस समय टाइम क्या रहा होगा 0, तो अपने में पूरा 100% रहा होगा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, ठीक। टी समय बाद थोड़ा सा उसमें टूटा, आफ्टर टाइम टी X इसमें से टूटा रेडियोएक्टिव सब्सटेंस A में से, तो इसी में से टूटकर आया होगा, इसी में से टूटकर आया होगा। यह फर्स्ट ऑर्डर का आपको दिख रहा है, शुरुआत हो गई यहाँ से, तो डेरिवेशन में ऐसा ही फर्स्ट ऑर्डर भी मिला था नहीं मिला था। बस शुरू हो जाइए, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन dx/dt इज इक्वल टू K एक्टिव मास A इज इक्वल टू K एक्टिव मास बचा हुआ A माइनस X, तो इसको इधर भेजिए, dx अपान K माइनस X इज इक्वल टू K dt, dt को उधर भेजिए, K dt हो जाएगा, इसको इधर भेजिए। एकदम फर्स्ट ऑर्डर पर चल रहा है, अगर जो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा होगा ध्यान से, एकदम फर्स्ट ऑर्डर पर चल रहा है। अब क्या करना था, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 वी गेट, अब आ जाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/a माइनस x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ K dt, ठीक। अगर माइनस एक्स को मुझे आता नहीं, मुझे मानना पड़ेगा लेट a माइनस एक्स इक्वल टू मानी y है मान रहा, तो माइनस ऑफ dx इक्वल टू dy, या dx की जगह हमें रखना होगा माइनस ऑफ dy, a माइनस एक्स की जगह रखूंगा 1/y और dx की जगह रखूंगा माइनस dy इज इक्वल टू K इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता नहीं। और 1/x का इंटीग्रेशन हम पाते हैं ln x, तो माइनस पहले से लगा हुआ है ln y इज इक्वल टू K, यहाँ 1 छुपा हुआ है, 1 का dt के साथ ठीक होगा, क्लियर नहीं है इसलिए नया कांस्टेंट c जुटेगा, और y की जगह रख दूंगा a माइनस x, तो माइनस ऑफ ln a माइनस x इज इक्वल टू KT प्लस C, ठीक। अब लगाते हैं इनिशियल कंडीशन, क्या लगाते हैं, इनिशियल कंडीशन एट इनिशियल कंडीशन पर t 0 था तो x क्या था 0 था। अब रख दीजिए, तो माइनस ऑफ ln a माइनस 0 इज इक्वल टू K इंटू 0 प्लस C,
इसका मतलब माइनस ऑफ ln A इक्वल टू C। अब C की वैल्यू उठा कर यहाँ लिखिए, ओके। द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 2 वी गेट, आप पाएंगे माइनस ऑफ ln A माइनस x इक्वल टू AT माइनस ऑफ ln A, इसको इधर भेजिए प्लस हो जाएगा, ln A माइनस ऑफ ln A माइनस x इक्वल टू KT। ये log m माइनस n का रूप है ना, होता है log m अपान n, ln A अपान A माइनस x इक्वल टू KT। T हमें भेजना है उधर, K खाली करना है, तो K इक्वल टू हो जाएगा 1/T इंटू ln A अपान A माइनस x। अब ln को कन्वर्ट कर दीजिए लाख में, लाख में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से गुणा कर देंगे, तो K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग हो जाएगा A अपान A माइनस x। ये आपका फाइनल डेरिवेशन आया, जो कि एकदम इक्वल किसके है, फर्स्ट ऑर्डर के। इसलिए 100% कहा जा सकता है कि रेडियो एक्टिविटी के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। Effect of temperature on rate of reaction. Effect of temperature on rate of reaction. नॉर्मली पाया गया, एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि यदि कोई रिएक्शन हो रहा हो और उसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। लिखा एक्सपेरिमेंटली it was found that the average rate मत है, एवरेज पर 10 डिग्री सेल्सियस, राइज ऑन टेम्परेचर कामा द रेट ऑफ रिएक्शन increase by 2 TW2 ORR 3 times। तो इसका जो देखा जाता है कि 35 डिग्री सेल्सियस अपान के 25 डिग्री सेल्सियस 2R3 टाइम्स। दोनों का जो रेशियो आता है 25 नीचे 35 ऊपर, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, हो गया ना। तो अब इनका जो रेशियो आएगा 2 से 3 टाइम आता है। आर्हेनियस दोनों नामों से पूछा जा सकता है, आर्हेनियस इक्वेशन भी पूछा जा सकता है और कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थियरी है। ये क्या है, एक्टिवेशन थियरी का लीजिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थियरी का लीजिए, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थियरी का लीजिए, चाहे जो कह लीजिए। ठीक, ये कहता क्या है कि यदि A प्लस B प्लस C 3 रिएक्टेंट हो तो इनके बीच एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन पहले होता है। ठीक, बात समझ में। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में ये पूरा का पूरा बनता नहीं,
सिर्फ जुड़ा रहता है। ये भी कैसे? सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई बांड अभी नहीं होता। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स तक का रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, यानी ये इसमें बदल सकता है या इसमें बदल सकता है। लेकिन अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हुआ तो प्रोडक्ट आता है जो कि इरिवर्सिबल है। क्या है? इरिवर्सिबल है, यानी यहाँ से यहाँ तक का नेचर रिवर्सिबल है। यानी हम रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट में आ सकता है। लेकिन अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हुआ तो प्रोडक्ट बनता है जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, यानी प्रोडक्ट से हम वापस अब इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकते। ठीक, अब इन्होंने जो ग्राफ दिया आर्यनियस ने, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एनर्जी का लिया और रेट का लिया, dx बाई dt, इन्होंने ग्राफ दिया ऐसा। ठीक, यह इसकी इंटरनल एनर्जी है, यहाँ से यहाँ तक इंटरनल एनर्जी है, और यहाँ से यहाँ तक EA है। क्या है? EA, एनर्जी या एक्टिवेशन। यह आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है। इसी थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, जैसे मैंने लिया A प्लस B प्लस C, तो यह यहाँ बनता है A, B और C। यहाँ आके आपका प्रोडक्ट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? यानी हम कह सकते हैं AB यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है तो वापस यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यानी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को उठकर रिएक्टेंट में बदल सकता है, लेकिन अगर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज हुआ तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, जो कि कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता। ठीक है, बन गया? कितना लिखा? डेरिवेशन में लंबा। इसको सारे एक बार समझाया भी आप लोगों को? समझाया है ना? इसमें एक्टिव और पैसिव दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना। ठीक, ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं रासायनिक अभिक्रिया में तो सभी भाग लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे उनको एक्टिव मॉलिक्यूल, जो नहीं कन्वर्ट होंगे उनको पैसिव मॉलिक्यूल। कोलाइजन थियरी भी यही कहती है, यह कहती है कि रासायनिक अभिक्रिया में तो सभी भाग लेते हैं, लेकिन सभी जो है केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करते। प्रोसीड करने का मतलब प्रोडक्ट तक पहुंचाना। जैसे सभी बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, जरूरी नहीं सभी पास हो जाए, सभी पास हो, परीक्षा तक तो सभी साथ जाते हैं, पढ़ते भी सभी साथ हैं ना। तो जो पास हो गए वो एक्टिव मॉलिक्यूल, जो फेल हो गए वो पैसिव मॉलिक्यूल। ये हर थियरी आपको बताएगी। कोलाइजन भी यही बताएगी कि सभी कोलाइजन इफेक्टिव नहीं होते, वही कोलाइजन इफेक्टिव होता है जिसके पास EA के बराबर ऊर्जा होगी, वही कोलाइजन पार्टिसिपेट करेगा, रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स में, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर सबसे भयानक खेल होता है, मैं अलग से दिखा रहा हूँ। सबसे भयानक खेल यहाँ होता है कोलाइजन थियरी। ये आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बैरियर है, जहाँ बना है आपका A, B और C। सोचिए अगर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल से कोई ऐसा मॉलिक्यूल टकरा गया है जिसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर की, इसको समझिए कि यह हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, इससे कोई मॉलिक्यूल टकराया, ये एक मॉलिक्यूल है, कहाँ टकराने की बात हो रही है यहाँ,
थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर पर। अगर टक्कर के बाद इसने अपनी ऊर्जा इसको ट्रांसफर की तब तो ये प्रोडक्ट की तरफ है। अगर कभी ऐसा हुआ कि टकराया और इसने अपनी ऊर्जा इसको ट्रांसफर कर दी तो रिएक्टेंट की तरफ आ जाएगा। ठीक, बात समझ आई? अब वाइब्रेशन से भी इसको समझ लीजिए, स्पेक्ट्रा से भी समझ लीजिए, क्योंकि आगे चलकर एक बार स्पेक्ट्रा आएगा आपको। ठीक, कि स्पेक्ट्रम विधि से बताइए कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कब डिकम्पोज होगा कब नहीं। इसमें वाइब्रेशन होता है। क्या बता? वाइब्रेशन। आप समझिए, इसके पास दो तरह का वाइब्रेशन है। ऐसा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल अगर क्लॉकवाइज वाइब्रेशन लेता है, इसका मतलब एनर्जी इधर ज़्यादा हो गई, तब तो प्रोडक्ट में आ जाएगा। अगर कहीं इसने ऐसा वाइब्रेशन लिया तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो कहाँ आ जाएगा? ठीक, भविष्य के लिए जानते रहिएगा कि वाइब्रेशनल एनर्जी जो है अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में दैट मींस क्लॉकवाइज, तब तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट में आएगा। और कहीं उसने इस तरफ वाइब्रेशन ले लिया तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज हो जाएगी। और जब एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो मॉलिक्यूल यहाँ कहीं आ जाएगा, और जब यहाँ कहीं आ जाएगा नीचे भाग आएगा। ठीक, क्लियर? आगे भविष्य में अपना जानते हैं। लिखिए, इन ए रिएक्शन कामा ऑल द कोलाइजन, कोलाइजन मतलब टक्कर, जैसे मॉलिक्यूल से टकराएगा तो क्या करेगा? एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर। जैसे आप यहाँ खड़े हों और कोई दूसरा बच्चा अगर आपको धक्का दे दे, आप तो हैं पोटेंशियल एनर्जी पर, स्थिर अवस्था में खड़े हैं ना, लेकिन जो आ रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जब टक्कर होगा तो होगा क्या? ये अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा आपको, अब आप आगे की तरफ मूव कर जाएंगे कि नहीं? खड़े रहेंगे? नहीं खड़े रह सकते। आप खड़े रह सकते हैं, सॉलिड जैसे दीवार है, आप टकराइए तो आपको कुछ चोट लगेगी। लेकिन चूंकि लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल में देखा जाता है तो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? लिक्विड के पार्शियली बॉन्डेड होते हैं, हल्के वीक वंडरवाल फोर्सेस से बने रहते हैं। और गैसियस अवस्था का मॉलिक्यूल टोटली फ्री है। जैसे गैसियस अवस्था का मॉलिक्यूल ऐसे घूम रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल आकर टकरा गया, तो जिस दिशा से आएगा टकराएगा तो अपनी काइनेटिक एनर्जी देगा कि इसी की दिशा में जाएगा। बात समझ में आ गई ना? यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी, टक्कर का मतलब होता है टक्कर के बाद एनर्जी को ट्रांसफर करना। अब ट्रांसफर करने की दो कंडीशन है, समझिए। एक बड़ी सी गेंद हो और एक छोटी सी गेंद हो। जैसे एक बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल, यह जब इससे टकराएगा तो क्या बात होगी? ये भाग जाएगा 2 किलोमीटर ना, मुड़ी हिला गिरगिटा। कैसे? ये छोटा सा, इसका मास छोटा सा है, m1 v1 मास इनटू वेलोसिटी और मास इनटू वेलोसिटी। इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, तो इसका कोलाइजन टक्कर प्रभावशाली नहीं होगा। प्रभावशाली नहीं, उसको हो सकता है हिला पाए, हो सकता है नहीं हिला पाए, क्योंकि इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? इतने तो होगी, इतने काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ mv²। अब इसमें अगर काइनेटिक एनर्जी देखा जाए, चलिए पहले इससे इसको टकराते हैं स्थिर अवस्था में, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है फुल। ये पूरा दौड़ते हुए आया, इसको मारा, धड़ाम से गिर गया। क्यों? इसका मास ज़्यादा है, इसको वेलोसिटी नहीं दे पाया, तो ये कोलाइजन इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा कर लीजिए, इसी छोटका को बड़का से मारिए, ठीक? इसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ m2v2², मास ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। और जब यह इसको टक्कर मारेगा तो एक ही सी की दिशा में भागेगा। क्यों? इसका मास। ये कोलाइजन इफेक्टिव है, प्रभावशाली है। हमने कार्य किया तो हमको दिखा, हम कहे आप दीवार को ढकेलिए, आप बल लगाएंगे, जितना बल होगा, आपने अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर की दीवार में, रिजल्ट क्या हुआ? 0। तो आपका कोलाइजन इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया हुआ ही नहीं, क्योंकि
कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बल तो आपने लगाया पूरा जितनी ताकत थी, लेकिन जी क्या है, जीरो, तो वह क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। और यही कहूँगी डस्टर को उठाइए, उठाकर आप काफ़ी दूर फेंक देंगे तो डिस्टेंस मिला ना, बल तो लगाया, बल की दिशा में विस्थापन होना चाहिए, तब जाकर कार्य मिलता है। ठीक, पता चला आप दीवार ऐसे ढकेल हैं, गिरी कोई मतलब नहीं, इसको डस्टर को ऐसे किए, इसी दिशा में तो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिला। तो इफेक्टिव कोलाइजन का मतलब समझ में आया कि नहीं, वह कोलाइजन जिससे रिएक्टिव मॉलिक्यूल उच्च ऊर्जा स्तर में जा सके। कौन जाएगा, जिससे टकराएगा, जो टकराएगा नहीं, जिससे टकराएगा। जैसे इससे टकराए थे, उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर यह मॉलिक्यूल है छोटा वाला, और बड़ा वाला मॉलिक्यूल पीछे से आकर इसको धक्का मारा, कोलाइजन किया, तो जान जाएगा, इसको नहीं जान जाएगा। अब पता चला पीछे वाले छोड़कर ही जाएगी कि धक्का मारे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह कोलाइजन इफेक्टिव है, यह कोलाइजन इफेक्टिव तो क्या इसने कोलाइजन नहीं किया, किया, जितनी ताकत थी उतना तो काम किया ही उसने, बस वो इफेक्टिव नहीं हुआ। इसीलिए कहा गया कोलाइजन थियरी इसी पर निर्धारित है कि सभी मॉलिक्यूल रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, लेकिन सभी रासायनिक क्रिया को प्रोसीड नहीं करते, क्योंकि उसमें कुछ ही मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका कोलाइजन इफेक्टिव है। ये भाई आगे छूट गया, चलो कल मुलाकात होती है।